हेलो एवरीवन। आज आप सभी के लिए मैं 2500 का स्पेशल वीडियो बनाने के लिए ये पूरा टॉपिक को सिलेक्ट किया हूँ। आज पहले तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आपने इतना सपोर्ट किया तो इतना जल्दी जल्दी हमारा चैनल ग्रो कर रहा है। तो आपके लिए बहुत रिक्वेस्ट भी रहा है। ओवर द टाइम मैंने बहुत सारा रिक्वेस्ट देखा है लैपटॉप का जो पावर सीक्वेंस होता है उसके ऊपर वीडियो। तो सीक्वेंस तो मैंने बता दिया कैसे वोल्टेज वगैरह जनरेट होता है, ठीक है, वो पहले मैंने बता दिया। डेस्कटॉप का मैंने एक ऐसा वोल्टेज का डायग्राम प्रिपेयर किया था जिसमें कौन सा वोल्टेज एक्चुअली हमें चेक करना होता है, कौन सा जनरेशन में। जनरेशन जितना आगे जाएगा उतना वोल्टेजेस ज़्यादा बनने का चांसेस हो जाता है, ठीक है। अभी ये पहला जनरेशन का है और अगर मैं अभी 11 जनरेशन तक पूरा क्लियर करूँगा। अभी अगर मैं 11 जनरेशन को दिखाऊं तो देखो 15 सप्लाईज हो जाता है। तो कुछ इधर पे 12 था तो वो 15 हो गया। सो सप्लाईज बढ़ रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमें भी हमारा जो नॉलेज है उसे भी अपडेट करना है। नहीं तो हम लोग अगर मदरबोर्ड आ जाएगा, समझो आपके पास कोई मदरबोर्ड आ रहा है, कोई ट्रिपिंग का केस है, समझो ऑन होके बंद हो रहा है और नो डिस्प्ले में है। अगर हमें नहीं मालूम है कौन सा सप्लाई आता है, कौन सा सप्लाई कन्वर्शन होता है, ये भी मैंने इधर पे मेंशन किया है। जो कौन सा वोल्टेज S5 से S0 तक स्विच करेगा, ओके। लोड स्विच के मदद से हो सकता है। और लोड स्विच हमारा जो है वो एक तो हमें मिलता है 14 पिन का एक आईसी होता है, ठीक है। उसका वो दो हमारा जो वोल्टेज है उसे स्विच कर सकता है। और अगर आप थोड़ा सा ओल्डर जनरेशन में देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन में देखेंगे तो उधर पे ज़्यादातर ही मॉसफेट से स्विच किया जाता था, ठीक है। तो वो एक ही है, वो सभी को लोड स्विच आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। बट आपको ये ध्यान रखना है जो ये वोल्टेज पहले बनेगा उसके बाद ये स्विचिंग होके भी हमें चेक करना है, जो स्विचिंग होके भी वो वोल्टेज आता है सामने। समझो आपका 3-5 बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं आपका S5 का भी 3-5 ओके है। सॉरी भाई, ये कॉल आ गया था, ओके। सो जो मैं बता रहा था, जो स्विच के बाद बनेगा वो भी आपको चेक करना ज़रूरी होता है। समझो ऐसा एक केस मैंने बहुत सारा ऐसा केस देखा है, मैं उसका एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। समझो ऐसा केस, आप समझो आपका बोर्ड में कोई आया है, वो नो पावर में है, ठीक है। कस्टमर ने बोला है नो पावर, ऐसा ही होता है, कस्टमर थोड़ी डीसी से थोड़ी चेक करता है। बट आप अगर देखोगे डीसी में तो पावर ऑन करते ही थोड़ा सा करंट लेके ड्रॉप हो जाता है, एकदम थोड़ा सा, 100 भी क्रॉस नहीं करता है। 60-70 मिली एम्पियर लेके ड्रॉप। इस केस में हम लोग तो बहुत सारा कुछ को भिड़ जाते हैं, भाई क्या हो सकता है प्रॉब्लम। और एग्जैक्टली प्रॉब्लम वास्ट एरिया से हो सकता है, बट इसमें ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है जो कन्वर्शन होता है। समझो आपका जो कौन सा लाइन है, आपको समझो 3.3 और 5 वोल्ट का जो आपका S5 का सिग्नल है वो तो पहले कॉइल पे बन गया, वो आपने चेक किया, ओके। बट वो लोड स्विच के बाद, लोड स्विच जस्ट एक स्विच होता है, ओके। समझो दो सर्किट है, ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है। आपका इधर पे 5 वोल्ट प्रॉपरली ओके है, बट इधर पे ये एक ब्रिज के साथ ये कनेक्टेड होता है, ये ब्रिज होता है हमारा लोड स्विच। ये हो सकता है आपका आईसी है, हो सकता है आपका मॉसफेट है, वो हमारा कोई भी काम का बात नहीं है वो कौन सा है, बट वो स्विच करेगा वोल्टेज। आपने चेक किया और ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन हमारा पूरा कनेक्टेड है किससे, हमारा जो S5 का सिग्नल है उससे, ठीक है। जो S5 मतलब जो हमारा कॉइल का सप्लाई है, ऑलवेज वाला सप्लाई, उससे कनेक्टेड है। सो वो सप्लाई आपने चेक किया, भाई शॉर्टिंग नहीं है, बिकॉज वो इधर तक आके रुक गया। इसके बाद एक स्विच है, स्विच जब ओपन होगा तभी आप उसका आउटपुट चेक कर सकते हो। अगर आप उसका आउटपुट चेक करोगे तो देखोगे इधर पे आपका 5 वोल्ट का लाइन में शॉर्टिंग होके पड़ा है और 3.3 का लाइन में शॉर्टिंग होके पड़ा है। इसका मतलब यही हो जाता है जो आपका स्विच के बाद कौन सा वोल्टेज स्विच के बाद जनरेट करता है उसे हमें चेक करना पड़ जाता है, ठीक है।
तो कौन सा वोल्टेज स्विच होता है, कौन सा वोल्टेज तैयार होता है कौन सा जनरेशन में, इसके बारे में ही आज पूरा हमारा ये वीडियो है। ठीक है, सो मैं वीडियो को चालू करता हूँ और आप सभी को मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा और पूरा वीडियो का जो डेटा है, ठीक है, सभी के पास ये डेटा चाहिए, आई नो दैट। सो मैं क्या करूँगा, इसे पूरा PDF करके मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा आप लोग के लिए, आप डाउनलोड करके रखो, उसके बाद आप थोड़ा सा देख लो और आपका दिमाग में थोड़ा सा बैठा लो जो भाई ये इधर पे क्या हो रहा है। तो ये हम लोग इधर से चालू करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो मैंने लिखा है लैपटॉप वोल्टेज सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू देयर जेनरेशन। ओके, तो कौन सा जेनरेशन के लिए कौन सा वोल्टेज लैपटॉप में होता है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अभी इधर पे देखो, फर्स्ट जनरेशन टू 11 जनरेशन मैंने लिखा है, उसके नीचे मैंने लिखा है विथ स्मॉल SOC। ओके, जो हमारा समझो वो चेडी लेग वाला प्रोसेसर, और समझो जो एपोलो लेग वाला जो प्रोसेसर होता है, जिमनी लेग वाला जो प्रोसेसर होता है, ठीक है, उसमें भी हमें देखना पड़ता है उसका भी वोल्टेज सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, बिकॉज उसका वोल्टेज सीक्वेंस नॉर्मल वाला तो नहीं होता है। ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं, बट उसका कौन सा वोल्टेज होता है उसका भी रिक्वायरमेंट इसमें आपको मिलेगा। तो 11 जनरेशन तक मैंने चूज किया है। ठीक है, तो इधर पे मैंने पहले लिखा है फर्स्ट जनरेशन मदरबोर्ड वोल्टेज सीक्वेंस। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या वोल्टेज होगा। तो पहले 19 वोल्ट पावर रेल, ये हमारा कैसे तैयार होता है। अब जब भी DC जैक इंजेक्ट करोगे, उसके बाद पहला मॉसफेट, उसके बाद दूसरा मॉसफेट, फास्ट मॉसफेट, सेकेंड मॉसफेट, उसके बाद CLR। ठीक है, ये जो फास्ट मॉसफेट है, सेकेंड मॉसफेट है, ये दोनों एक स्विचिंग होता है, एक ब्लॉकिंग होता है। ठीक है, एक ब्लॉकिंग फेट, एक स्विचिंग फेट। 2 फेट के बाद हमारा आता है CLR। ये जो 2 फेट है, इसका गेट कंट्रोल किए करके इस वोल्टेज को आगे ले जाता है हमारा BQ IC, जो चार्जिंग IC है। वो समटाइम BQ हो सकता है, समटाइम ISL का IC हो सकता है। ठीक है, और मैक्स का भी IC मिल सकता है। ठीक है, तो ज़्यादातर BQ IC होता है। तो BQ IC देखता है प्रॉपर, जब उसे उसका रिक्वायरमेंट प्रॉपर फुलफिल होता है। ठीक है, AC इन है, AC डिटेक्ट है, ये सब जब भी फुलफिल हो जाता है, उसके बाद वो AC ड्राइव छोड़ता है। 90 अगर N चैनल है और P चैनल है तो वो वोल्टेज डिवाइडर से बनाया जाता है। तो AC ड्राइव छोड़ता है 25 वोल्ट के करीब, और वो आपका नया जो स्विच है, जो आपका ब्लॉकिंग एंड स्विचिंग फेट है, उसे एक्टिवेट करता है और आपका 19 वोल्ट CLR पे आ जाता है। और CLR का जो आउटपुट होता है वो पूरा मदरबोर्ड में स्प्रेड करता है वो जो 19 वोल्ट है। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेज हो गया। तो 19 वोल्ट अगर क्लियर है, आपका 19 वोल्ट मिल रहा है, उसके बाद ही तुरंत आपको चेक करना है आपका जो IC है, जो आपका स्टेप डाउन IC है। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, TPS का हो सकता है, RT सीरीज का हो सकता है, उसे मतलब नहीं। हमें देखना है उस IC में LDO कौन सा है, LDO 3 और LDO 5 अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, उसे बोला जाता है रेज, V-रेज सिग्नल। ओके, 3 वोल्ट V-रेज ऐसा लिखा हो सकता है, 3 V-रेज हो सकता है, 5 V-रेज हो सकता है। वो जो V-रेज वाला सिग्नल है वही होता है हमारा LDO। ठीक है, तो कोई IC में क्या होगा, आपका LDO बनेगा आफ्टर LDO इनेबल आने के बाद, उसे आपको देखना है। IC का पिन डायग्राम निकालो, उसके बाद आप देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि नहीं, इनेबल LDO। ओके, इनेबल LDO अगर है, ENLDO, EN का मतलब आप सभी जानते हैं इनेबल होता है। तो इनेबल LDO अगर आ जाता है तो वो IC 3 और 5 का जो LDO है उसे रिलीज कर देता है। ठीक है, उसके बाद वो उस IC को रिक्वायरमेंट होता है 3-5 सेक्शन का जो कॉइल वाला वोल्टेज है उसे एक्टिवेट करना, जो ऑलवेज होता है बहुत सारा केस में। सस्पेंड हो सकता है, ठीक है, सस्पेंड भी हो सकता है, और DSW भी हो सकता है, डीप शिफ्ट लॉजिक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बाद में उतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होगा, बिकॉज ये सब जो प्राइमरी सेक्शन है ये सभी के लिए सेम हो सकता है। ठीक है, बट ये आपको ज़रूर कन्फर्म करना है। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा।
तो क्या कंफर्म करना पड़ेगा आपको? पहले तो ये कंफर्म करना पड़ेगा आपका एलडीओ डायरेक्ट बनता है। आपका पास जो भी आईसी है, जो भी मदरबोर्ड है, जो भी जनरेशन में है, आपको पहला चेक करना है उसका जो स्टेप डाउन आईसी है उसका रिक्वायरमेंट कैसा है। एलडीओ नहीं, जो आपका आईसी है उसे आपको देखना है। उधर पे आपका जो एलडीओ है, ठीक है, वो इनेबल से बनता है और नॉर्मल बनता है, इसे पहले चेक करना है। अगर वो इनेबल से बनता है तो पहला रिक्वायरमेंट हो जाता है आईसी का वी इन चेक करो, उसके बाद एलडीओ का इनेबल चेक करो। अगर आपको वी इन मिल गया, इनेबल मिल गया, तभी आप एलडीओ इनेबल एक्सपेक्ट कर सकते हो आईसी से। अगर एलडीओ इनेबल शॉर्टिंग नहीं है तो श्योर इसका शॉर्टिंग भी आता है, देख लेना। उसके बाद हमारा आता है हमारा जो 3 और 5 का कंडीशन क्या बनेगा। किसी किसी बोर्ड में ऑलवेज होगा 3-5 बन जाएगा, किसी किसी बोर्ड में 3 बनेगा 5 सस्पेंड रहेगा, किसी किसी बोर्ड में 5 बनेगा 3 सस्पेंड रहेगा, और किसी किसी बोर्ड में बन के ड्रॉप हो जाएगा। जो बन के ड्रॉप हो जाता है उसे डीएसडब्ल्यू बोलते हैं। वो डीप स्लीप लॉजिक को सपोर्ट करता है। उसका मतलब है आप पावर इंजेक्ट करोगे आपका पावर जैक से, ठीक है, डीसी जैक से आप पावर इंजेक्ट करोगे। जब भी पावर इंजेक्ट करोगे देखोगे डीसी पे आपका रीडिंग गया समझो 10 मिली एम्पियर, ओके। उसके बाद वो ड्रॉप करके 2-3 मिली एम्पियर हो गया। इसका मतलब है वो डीएसडब्ल्यू को सपोर्ट करता है, वो डीप स्लीप लॉजिक को सपोर्ट करता है। वो क्या होगा, वोल्टेज बना के फिर से गिर जाएगा। आप ये पावर बटन जब तक आप नहीं दबाओगे वो वोल्टेज रिलीज नहीं करेगा वो मदरबोर्ड, वो जो आईसी है, ठीक है। वो आपको देखना है। मेरे केस में मैंने क्या किया है, मेरे केस में जो ऑलवेज मैंने किया है ऑलवेज, ओके। अगर ऑलवेज है तभी आपको देखना है। आपको कैसे समझना है ये ऑलवेज है और ये सस्पेंड है, आपको देखना है आपका इनेबल कैसा है। अगर इनेबल पहले से प्रेजेंटेड है तो आपका ऑलवेज होगा। अगर आपका इनेबल समझो 3 के लिए आ रहा है 5 के लिए नहीं आ रहा है तो 3 आएगा 5 नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। और आपको देखना है स्कीमेटिक में लिखा होगा वो ऑलवेज है और नहीं है, ठीक है। तो इसे आपको फॉलो करना है। बट जो भी अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक होगा आपका, देखो मदरबोर्ड बहुत सारा ब्रांड मैन्युफैक्चर करता है। क्वांटा होता है, आपका विस्टॉन है, हमारा कॉम्पैल है, उसके बाद हमारा इन्वेंटेक है। ऐसा हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड होता है उसके अकॉर्डिंग वो कैसा डिज़ाइन अप्रोच से आगे जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये 3-5 का सेक्शन पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा स्कीमेटिक देख लेना है 3-5 का सेक्शन कैसे वर्क करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका 3-5 तक। कोई बोर्ड में क्या होगा, एलडीओ प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद आपका 3-5 का जो सेक्शन है ऑलवेज वाला सेक्शन है वो एक्टिवेट होगा आफ्टर पावर बटन। उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब है 3-5 का जो इनेबल सिग्नल है वो प्रेजेंट होगा आफ्टर पावर बटन प्रेसिंग। और आफ्टर पावर बटन जब प्रेसिंग करके वो होता है वो ज्यादातर होता है आईओ से कंट्रोल, उसे बोला जाता है इसी ऑन से ये कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। तो जैसा है उसी इनेबल जैसा है उसके अकॉर्डिंग ये 3-5 का सेक्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो मैंने देखो इधर पे 1 2 3 4 करके ये जो नंबरिंग मैंने किया है ये एक के बाद ही एक बनेगा। तो आप अगर आपका 90 वोल्ट मिसिंग है तो अभी सभी बाकी मिसिंग हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप जैसा इधर पे लिखा हुआ है ऐसा ही बनेगा, आपको ऐसे ही चेक करना है। इसका चेक कर लिया उसके बाद आपका बनेगा 1.5 वोल्ट जो रैम का वोल्टेज होता है, ठीक है। तो इधर पे हम लोग लिख सकते हैं और बोल सकते हैं हमारा ये 0.3 से 0.4 में जब आ रहा है तभी हमारा पावर बटन प्रेसिंग हो चुका है मदरबोर्ड में, ठीक है। बिकॉज अगर आपका रैम मिल रहा है, रैम तो पहले नहीं मिलेगा ना, तो 3 नंबर तक इधर तक, ठीक है। मैं इस तरह एक लाइन खींच देता हूं और इधर पे मैं लिख देता हूं SW। सो ये स्विचिंग करने के बाद ये वोल्टेजेस बनेगा, ओके। इससे पहले ये था स्विचिंग के पहले, बिफोर पावर बटन। अभी 1.5 वोल्ट देखो ये S3 स्टेज में आ गया, हमारा S5 से S3 स्टेज में आ गया। रैम VDDQ इसे बोला जाता है, रैम का सप्लाई, ओके। इनेबल होता है, ज़्यादातर सभी जगह देखने को मिलता है हमारा SLP S4 से।
हो सकता है ये SLP S4 SIO लेके कोई सिग्नल रिटर्न कर रहा है, और हो सकता है डायरेक्टली कंट्रोल हो रहा है PCH का SLP सिग्नल से। ठीक है, वो हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा ये इंपॉर्टेंट है SLP सिग्नल S4 जब निकलेगा तभी हमारा VDDQ जनरेट होता है, जो हमारा रैम वोल्टेज होता है। और रैम वोल्टेज मिल जाता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं हमारा PCH का रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, आयो का काम कर दिया, आयो ने रिटर्न सिग्नल भेज दिया PCH के पास, PCH ने फिर से रिटर्न सिग्नल भेज दिया हो सकता है आयो के पास, और कंट्रोलिंग जो भी आपका रेगुलेटिंग सेक्शन है उधर पे। ठीक है, तो 1.5 वोल्ट बन गया। 1.5 वोल्ट बनने के बाद आपका 3.5 का जो वोल्टेज बना था इधर पे 3.5 का, वो वोल्टेज स्विच करेगा लोड स्विच के मदद से। ठीक है, सो क्या हुआ, 3.5 का सेक्शन का जो भी वोल्टेज था वो तो ऑलवेज था, वो स्विच किया फिर से 3.5 का वो लोड स्विच से, और S0 में कन्वर्ट हो गया। तो S5 से S0 में कन्वर्शन, इधर पे मैं बता रहा था वो तुरंत ऑफ होना, थोड़ा सा करंट लेकर ऑफ होना। इधर पे देखा जाता है, हम लोग चेक करते हैं कॉइल का स्टेटस, कॉइल का इम्पिडेंस। कॉइल का इम्पिडेंस हमें मिलता है हाई, बिकॉज जब वो लोड, जो आपका लोड स्विच है, जब वो ऑन होगा उसके बाद ये 5 जो आपका S5 है उसके साथ S0 कनेक्ट होगा, और S0 में अगर आपका शॉर्टिंग है, लोड स्विच ऑफ द आउटपुट ऑफ द लोड स्विच अगर शॉर्टिंग है तो क्या होगा, वो बन के गिर जाएगा। ठीक है, सो इसलिए आपको जरूर लोड स्विच का आउटपुट का भी इंपीडेंस लेना जरूरी हो जाता है, तो ये लोड स्विच से ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो एक लोड स्विच से आ गया। अभी 1.5 वोल्ट VDD फिर से आपका लगेगा, ये CPU VDD है। ठीक है, जो आपका 1.5 वोल्ट था रैम के लिए वो एक लोड स्विच से कन्वर्ट हो गए, फिर से आपका CPU VDD बनेगा, ये आपका CPU में चला जाएगा। अगर ये मिसिंग हो जाएगा तो CPU का रिक्वायरमेंट मिसिंग हो जाएगा, इसके वजह से आपका नो डिस्प्ले में जाएगा और आपका कोड नहीं जनरेट करेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा। ओके, सो आपको ये भी देखना है VDDQ ओके है कि नहीं। उसके बाद 1.8 वोल्ट S0 स्टेज में बनेगा आपका VCC PLL, इसका मतलब है ये PLL सप्लाई बनेगा। उसके बाद 1.05 वोल्ट PCH बनेगा। उसके बाद तो समझो ये सभी बन गया PCH तक, उसके बाद आपका CPH VTT बनेगा, और इसके भी बाद आपका रैम का जो VTT है वो बनेगा। तो रैम बनने के साथ ही साथ VTT नहीं बनता है, रैम बनने के बाद ये सभी कुछ बनने के बाद फिर बनता है आपका रैम का VTT, और रैम VTT सप्लाई होता है हाफ ऑफ द रैम वोल्टेज। जो भी वोल्टेज आपको मिले, आपको अगर मिल रहा है DDR4 1.2 वोल्ट तो उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, 0.6 वोल्ट, और इधर पे हमारा है 1.5 वोल्ट, तो इसका हाफ होता है 0.75 वोल्ट। ये मिलता है हमारा किसके लिए, हमारा VTT के लिए। उसके बाद कोड बनेगा, उसके बाद GFX बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पहला जेनरेशन का पूरा वोल्टेज सीक्वेंस लैपटॉप के मुताबिक। तो इसमें एक ही वोल्टेज, सॉरी एक नहीं, 2 वोल्टेज हमारा स्विच से ट्रांसफर हुआ, एक 3.5 का सेक्शन जो वोल्टेज है वो, और आपका जो रैम का वोल्टेज है वो CPU के लिए VDDQ बन के लोड स्विच से ट्रांसफर हुआ। तो इसका हमें स्टेटस ज़रूर चेक कर लेना है। इधर पे मैंने एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन लिखा है जो वोल्टेज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे लगता था ये थोड़ा सा आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने लिखा है। तो अभी के दिन में हम लोग देखते हैं हमारे लिए जो मदरबोर्ड है, जो बायोस है, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जा रहा है दिन ब दिन, और बायोस का जो एमी रीजियन है उसका करप्शन का वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। तो एमी रीजियन का बारे में मैं थोड़ा सा इधर पे थोड़ा सा लाइट देना चाहता हूँ एमी रीजियन के ऊपर। सो वो है आपका जो एमी रीजियन होता है वो 1st to 6th 5th जनरेशन तक आपका होता है एमी रीजियन। ओके, उसके बाद आपका हो जाता है CSME रीजियन, CSME रीजियन, ये 6 to 12 जनरेशन तक अभी तक ये होता है। ठीक है, तो एमी का जो वर्जन होता है वो है 6, 7, 8, 9, 10। मैंने फिर से 7 क्यों लिखा, 9, 10 ये होता है आपका एमी रीजियन,
और 11 से 16 जो है ये होता है आपका CSMA रीजन 6 जनरेशन टू 11 जनरेशन। ओके, ये जस्ट एक छोटा सा इंफॉर्मेशन के लिए मैंने लिखा है। तो चलो पहला जनरेशन हमारा हो गया। अभी देखो पहला जनरेशन में आपका जो वोल्टेज सीक्वेंस है वो तो यही रहा। अभी सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन में मैंने लिखा है सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन मदरबोर्ड वोल्टेज सीक्वेंस। इसका मतलब सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन जब वोल्टेज का जो सीक्वेंस होता है, जो कन्वर्शन होता है, वो सेम होता है मदरबोर्ड का। इसलिए हमें एक ही स्टडी करने से, आप सेकेंड जनरेशन करो थर्ड जनरेशन करो, हमारा दोनों जनरेशन का काम होता है। ऐसे ही बाद में भी बहुत सारा है, ठीक है। इसलिए हमें पढ़ाई हमारा थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो मैंने लिखा है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड जनरेशन वोल्टेज सीक्वेंस एंड द थर्ड जनरेशन। ओके, तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, यही मैंने लिखा। अभी इधर पे देखो, पहले 19 वोल्ट जैसे मैंने पहले डिस्क्राइब किया था वैसे ही बनेगा। उसके बाद 3-5 का LDO, अगर LDO इनेबल है तो बन जाएगा, अगर LDO इनेबल नहीं प्रेजेंट है तो डायरेक्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद 3-5 का S5 कॉइल का ऑलवेज वोल्टेज, ये जो है वो भी सेम है। अगर आपका इनेबल पहले ही बन गया तभी आपको ये मिल जाएगा। अगर आपका वो स्विच ऑन, पावर बटन ऑन करने के बाद आ रहा है इनेबल, तो पावर बटन के बाद बनेगा तो वो सस्पेंड होगा, ठीक है। और अगर बन के गिर रहा है तो DSW होगा, ठीक है। तो इधर तक क्लियर। उसके बाद देखो रैम बना S3 स्टेज में, SLP S4 से एक्टिवेट होने वाला, परफेक्ट। उसके बाद 3-5 का लोड स्विच फिर से आ गया, 3-5 का लोड स्विच S0 में ट्रांसफर हुआ। उसके बाद 1.5 वोल्ट CPU VDD-Q, ये भी सेम है। उसके बाद 1.8 वोल्ट VCC PLL S0 स्टेज में। उसके बाद 1.05 वोल्ट S0 स्टेज में। उसके बाद 1.05 वोल्ट आपका किसके लिए, CPU VTT के लिए। उसके बाद आपका नया वोल्टेज आ गया VCC SA। ये जो VCC SA वाला सप्लाई है ये सिस्टम एजेंट बोला जाता है इसे, ठीक है। तो CPU VTT से ये बनता है। CPU VTT होता है हमारा कितना 1.05 वोल्ट और VCC SA होता है 0.95 वोल्ट। ओके, 0.95 वोल्ट ये होता है VCC SA। तो ये बना। तो आपका देखो ये जो सप्लाई है ये आपका नया इंट्रोडक्शन हुआ है इस पूरा सीक्वेंस में। ओके, सॉरी इधर पे मैंने ये तो मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो 1.05 है ये क्या है, ये है हमारा PCH। ओके, सॉरी ये मैं लिखना भूल गया। तो 1.05 में PCH बना, उसके बाद आपका VTT बना, उसके बाद SA बना, उसके बाद आपका कोर एंड उसके बाद आपका GFX और GT। ओके, सो ये सप्लाई, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें 12 है, इससे भी 12 है, ठीक है। बट इधर पे क्या मिसिंग है, ये एक्चुअली 12 तो होना नहीं चाहिए, बिकॉज इधर पे हमारा क्या हो गया, इधर पे VCC SA बन गया। मैंने क्या इधर पे नहीं लिखा है वो है रैम। रैम बनेगा ऐसे ही इधर पे, ठीक है। मैं ये मिस्टेक हो गया मेरे से, ये इधर पे आपका रैम बनेगा, ठीक है। जो VTT है CPU VTT है, CPU VTT के बाद रैम बनेगा, ठीक है। तो इधर पे हमारा 0.75 वोल्ट आपका रैम VTT। ओके, सो रैम VTT, उसके बाद ऐसे, उसके बाद कोर आपका, ठीक है, कोर सेक्शन, और उसके बाद GPU। सो ये क्या हो गया, ये हो गया अब आपका 13 नंबर। तो एक सप्लाई आपका इंक्रीज कर गया, ठीक है, इसमें और इसमें एक सप्लाई आपका इंक्रीज करा, गुड। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारा 4th एंड 5th जनरेशन में, ठीक है। 4th एंड 5th जनरेशन में हमारा फीवर टेक्नोलॉजी है, एंड फीवर टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा सप्लाईज बहुत कम जेनरेट होता है, बिकॉज बहुत सारा सप्लाईज हमारा जो है वो जेनरेट हो जाता है CPU के अंदर, ठीक है। 4-5 रेगुलेटर हमारा CPU के अंदर में घुसा दिया गया है, तो हमारा ये बोर्ड में सबसे कम सप्लाई बनता है और ये बोर्ड ज़्यादा ख़राब भी होता है, ठीक है, बिकॉज CPU ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, बिकॉज जो भी वोल्टेज बाहर बन रहा था वो CPU के अंदर चला गया है। अगर कोई
वोल्टेज समझो मिसिंग हो गया, उसे हम रिपेयर नहीं कर सकते, हमें पूरा CPU रिप्लेस करना पड़ जाता है, ठीक है। इधर पे भी मैंने लिखा है देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन, अरे यार मेरा क्या हुआ, इधर पे मैंने फिर से सेकेंड क्यों लिख दिया, 4th जनरेशन वोल्टेज सीक्वेंस एंड 5th जनरेशन वोल्टेज सीक्वेंस। ओके, तो 4th एंड 5th जनरेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। मैंने ये जो नोट है ना इसे बहुत जल्दी प्रिपेयर किया है, इसलिए ये मिस्टेक हो गया, इधर पे 2nd जनरेशन लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा रहेगा, मैं ज़रूर ये इसे रेक्टिफाई करके ही आगे जाऊंगा, ठीक है। आपका चिंता का कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम कम मिलता है ना, इसलिए इतना टाइम दे के अच्छे से प्रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया इस केस के, इस वाले वीडियो के लिए, ठीक है। बट आपको ज़रूर जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो एकदम 100% मिलेगा। ओके, इसमें भी मैंने लिखा है 19 वोल्ट पावर रेल, बट इधर पे मैंने लिखा है और 13 वोल्ट मेन पावर रेल। इसका मतलब क्या है, अभी के दिन में 4th एंड 5th जनरेशन से हम लोग देखते आ रहा है आपका 19 वोल्ट जो है वो कोई कोई मदरबोर्ड में होता है, कोई कोई मदरबोर्ड में वो 19 वोल्ट को ड्रॉप करके एक मेन पावर रेल बनाया जाता है, वो है 13 वोल्ट, ठीक है। ये पहले हम लोग मैकबुक में देखते थे, मैकबुक का डिज़ाइन था ये एक्चुअली, ठीक है। ये हमारा इधर पे तो देखने को नहीं मिलता था, बट हम लोग 4th एंड 5th जनरेशन से देख रहे हैं हमारा जो पावर रेल है, मेन पावर रेल है, वो एक क्या बोलते हैं उसे, बक कन्वर्टर से कन्वर्ट करके उसे 13 वोल्ट में लेके जाता है और 13 वोल्ट हो जाता है हमारा मेन पावर रेल। तो अगर आपको चार्जर का पॉइंट में 19 मिल रहा है और जो भी आपका हाई फेट है जो रेगुलेटर्स है और CLR है आफ्टर जो मॉसफेट वगैरह होता है उसमें आपको 13 मिल रहा है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, ये भी ओके है। जस्ट क्या हुआ इधर पे ये 19 को मेन पावर रेल नहीं मान के इसे स्टेप डाउन करके लेके आ गया 13 वोल्ट मेन पावर रेल में, ओके। और आपका हो गया 13 वोल्ट इक्वल टू हो गया अब 19 वोल्ट। अब समझो 13 वोल्ट ही 19 वोल्ट है, बट इसमें क्या हो गया आपका एक बूस्ट नहीं, बक कन्वर्टर यूज़ किया है। बूस्ट मतलब बढ़ाना, ओके, बूस्ट करना, अब बक मतलब घटाना। सो इधर पे हमारा एक बक कन्वर्टर से 13 वोल्ट का मेन पावर रेल बनाया गया है। उसके बाद 3.5 का LDO का आपको सेम कॉन्सेप्ट है। 3.5 का ऑलवेज वो जो कॉयल वाला वोल्टेज है, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मिल जाता है इनेबल बिफोर द पावर बटन तो ये ऑलवेज होगा, अगर आफ्टर द पावर बटन है तो ये सस्पेंडेड होगा, ठीक है। उसके बाद आपका 1.5 वोल्ट रैम बनेगा S3 में। इधर पे मैंने लिखा है फॉर 5th जनरेशन सम टाइम द रैम वोल्टेज विल बी 1.35 वोल्ट। ये क्या हो रहा है, एक है 1.5 वोल्ट, एक है 1.35 वोल्ट, तो ये हो जाता है हमारा DDR3L वाला रैम। तो 5th जनरेशन से 4th 5th जनरेशन से हम लोग देखते हैं जो हमारा जो रैम है 4th 5th नहीं, एक्चुअली 4th में 3rd जनरेशन यूज़ होता है, बट 5th में हमारा लो वोल्टेज का रैम भी यूज़ होता है। सो अगर आपके केस में 5th जनरेशन मदरबोर्ड है और आपको मिल रहा है 1.35 वोल्ट, इसका मतलब उधर पे PCI 3L वाला रैम लगेगा, ओके। PC3L का रैम, ठीक है। उसके बाद आपका इधर पे मैंने लिखा है DDR3 4th जनरेशन, DDR3 एंड DDR3L 5th जनरेशन, ओके, क्लियर। उसके बाद 3.5 का लोड स्विच से कन्वर्शन होगा। उसके बाद 1.05 PCH बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपका 1.05 वोल्ट VTT बनेगा, ठीक है। और अगर आपका ये आ गया आपका रैम VTT में, अगर आपका DDR3 है 4th जनरेशन है तो बनेगा 0.75 वोल्ट, लिखा है मैंने 0.75 वोल्ट फॉर DDR3 रैम VTT 4th जनरेशन एंड 0.67 फॉर DDR3L रैम VTT फॉर 5th जनरेशन। और अगर आपका ये क्या हुआ DDR3L हुआ लो वोल्टेज वाला, अगर आपका नॉर्मल 1.5 वोल्टेज वाला रैम है तो आपका 0.75 भी बनेगा।
DDR3 होगा फिफ्थ जनरेशन के लिए। तो फिफ्थ जनरेशन के लिए आपका DDR3 भी हो सकता है, 3L भी हो सकता है, इधर पे मैंने जो मेंशन किया है। ओके, उसके बाद 10 में बनेगा, 10 नंबर पॉइंट पे आपका बन जाएगा कोर। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है पहले तो आपका मदरबोर्ड कौन सा जनरेशन में। अगर फोर्थ जनरेशन है तो आपको मिलेगा 1.5 वोल्ट का रैम। ओके, और अगर आपका 1.5 वोल्ट का रैम मिला तो उसका हाफ मिलेगा VTT 0.75। अगर आप फिफ्थ जनरेशन में काम कर रहे हो, आप देखो रैम का वोल्टेज क्या बन रहा है। अगर 1.5 बन रहा है तो सेम होगा, अगर 1.5 नहीं बन के 1.35 बन रहा है, इसका मतलब वो एल वाला रैम है, लो वोल्टेज वाला रैम। और लो वोल्टेज रैम में आपका रैम का साथ साथ आपका जो VTT है वो भी घट जाएगा, मिलेगा 6-7। ओके, रैम का हाफ 1.35 का हाफ होता है 0.67 वोल्ट। ओके, और इधर पे मैंने लिखा है नोट, नो GFX विल बी प्रेजेंट इन केस ऑफ फोर्थ फिफ्थ जनरेशन CPU। सो ये हमारा, आप अगर रिकॉल कर सकते हैं, हमारा जो डेस्कटॉप का पावर सीक्वेंस है उसमें भी मैंने ये लिखा था। ये सेम होता है बिकॉज CPU इंटेल का ही है, बट हमारा जो DDR3L वाला रैम है वो सिर्फ आता है हमारा लैपटॉप के लिए, वो डेस्कटॉप के लिए नहीं होता है। डेस्कटॉप में DDR3 है, DDR4 है। ओके, और इस केस में वो DDR3 वाला केस आ जाता है, और इस केस में हमारा 3 का लोड स्विच, 3-5 का लोड स्विच से ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है जो हमें चेक करना है। तो ये आपका हो गया DDR5 फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, इसके बाद DDR नहीं, इसके बाद 6th जनरेशन मदरबोर्ड वोल्टेज सीक्वेंस इधर पे लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये नया जनरेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब देखो, इसमें सबसे ज़्यादा वोल्टेजेस बनता है 17 वोल्टेजेस। 17 वोल्टेजेस का इधर पे क्या बोलते हैं उसे, कॉम्बिनेशन रहता है। ओके, और इधर पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज होने वाला है थोड़ा सा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट से ये बोर्ड को आपको डायग्नोस करना है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट लिखा है। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सीखेंगे। उसके बाद इसका जो 7-8 जनरेशन है, 9-10 जनरेशन है, वो सब हमारे लिए ईजी होगा। ठीक है, अगर इसे हम लोग प्रॉपरली समझ गए। तो इधर पे मैंने जो लिखा है उसे मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, आप देखो अच्छे से। 19 वोल्ट का मेन पावर रेल और 13 वोल्ट का मेन पावर रेल, सेम कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है 19 वोल्ट को ड्रॉप करके 13 वोल्ट में कन्वर्ट करके उसे मेन पावर रेल की तरह ट्रीट करेगा। ये सब मदरबोर्ड में हो सकता है 19, हो सकता है 13, हम लोग इसमें कॉन्सर्न नहीं होंगे। अगर हमें 19 मिल रहा है तो हम लोग समझेंगे वो 19 का बोर्ड है। अगर हमें 13 मिल रहा है, HP में ज़्यादा मिलता है, HP में मैंने बहुत सारा देखा है, 19 आया उसके बाद कन्वर्ट हो गया, एक बिग कॉइल रहता है, उसके कॉइल का आउटपुट होता है 13 वोल्ट, और 13 वोल्ट जब मिल जाएगा तो वो हम लोग मेन पावर रेल को उसे ही पकड़ेंगे 13 वोल्ट को। LDO 3-5 सेम कंडीशन है, अगर LDO एनेबल आ गया तो मिल जाएगा, अगर LDO एनेबल नहीं है, डायरेक्ट बन रहा है तो डायरेक्ट मिलेगा। 3-5 का LDO बन गया। इसके बाद आपका 3-5 का ऑलवेज का सेक्शन, ये ऑलवेज हो सकता है, DSW हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, जो कंपनी है उसका मर्जी है। हम लोग जस्ट देखेंगे इसका इनेबल कैसे आ रहा है, पहले आ रहा है और बाद में आ रहा है, इसको अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग इसे डिसाइड करेंगे। ओके, तो ये जो है इतना आपका तो सेम है, पहले फर्स्ट जनरेशन थे, थर्ड जनरेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सभी सेम है। ठीक है, पर 6th जनरेशन में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसमें हमारा 2 और भी वोल्टेज न्यू इंट्रोडक्शन होता है, जो बिफोर पावर बटन बनेगा और वो ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा, और वो अगर नहीं बनेगा तो मदरबोर्ड ट्रिगर नहीं करेगा। इसे आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज ये बहुत लोग भूल जाता है और ये इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होता है, इसके लिए वो नो पावर का केस में बहुत फंस जाते हैं। उसका रीज़न है 1.8 वोल्ट का ऑलवेज एंड 1 वोल्ट का ऑलवेज, ये 2 सिग्नल आपको चेक करना है बिफोर द पावर बटन। ओके, बिफोर द पावर बटन इसे चेक करना है। तो अभी क्या हो गया आपका 5 सप्लाई। ओके, ये हो गया बिफोर पावर बटन। ठीक है, और उसके बाद आफ्टर पावर बटन में पहले आपका बन जाएगा 2.5
अरे मैंने तो ये गलती कर दिया लग रहा है, 1 सेकेंड। रैम वीपीपी 35, नहीं मैंने कोई गलती नहीं किया, ठीक ही किया है, ठीक है, ठीक ही है। तो आपका क्या हो गया, ये जो 6th जनरेशन मदरबोर्ड में है इसमें भी हमें देखने को मिलता है रैम का लिए 1.35 वोल्ट और DDR4 भी मिलता है जो 1.2 वोल्ट होता है, ठीक है। इसके लिए अगर ये केस थोड़ा सा इधर पे ध्यान देना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। देखो DDR जो 4 हमारा रैम इंट्रोडक्शन हुआ है, इसके लिए सिर्फ इसके लिए आपका VPP सप्लाई बनता है, जो है ये। अगर आपका मदरबोर्ड DDR4 का 6th जनरेशन है तो आपका VPP बनेगा 2.5 वोल्ट, उसके बाद 1 वोल्ट VCC ST बनेगा, उसके बाद आपका रैम बनेगा 1.2 वोल्ट। समझ गए? समझो आपका DDR4 का बोर्ड नहीं है, ठीक है, समझो ये नहीं है, क्रॉस है, DDR3L है, तो VPP प्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज VPP का सप्लाई है DDR4 रैम के लिए, सिर्फ DDR4 के लिए। अगर आपका मदरबोर्ड DDR4 है, वो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आपको VPP चेक करना है 2.5 वोल्ट। अगर आपका DDR3 है, 3L है, तो इसे आप कैंसिल कर दो, गुड। तो उसके बाद बनेगा VCC ST 1 वोल्ट S3 स्टेज में, ठीक है। S3 स्टेज में ही बनेगा 1.35 वोल्ट DDR3L और 1.2 वोल्ट DDR4, ओके। उसके बाद 3 का लोड स्विच टेस्ट ट्रांसफर होगा S0 स्टेज में, 5 का लोड स्विच टेस्ट ट्रांसफर होगा S0 स्टेज में। उसके बाद 1.2 वो जो आपका जो रैम बना है 1.2 का DDR4 के लिए, 1.35 का DDR3 के लिए, 3L के लिए, वो ट्रांसफर होगा लोड स्विच से। उसके बाद 1.8 बनेगा लोड स्विच के माध्यम से, ठीक है, 1.8 वोल्ट। उसके बाद आपका 1 वोल्ट VCC IO बनेगा, उसके बाद आपका रैम का VTT बनेगा। तो रैम का जो VTT है वो क्या है, 0.76 वोल्ट होगा अगर DDR3L है, 0.6 वोल्ट होगा अगर DDR4 है, ठीक है। तो ये है DDR3, ये है DDR4। उसके बाद आपका बनेगा VCC SA सिस्टम एजेंट, उसके बाद आपका CPU कोर एंड CPU GT, ये लिखा है VCC GT, ये होता है GFX सप्लाई, ओके। अच्छा, इधर पे मैं क्लैरिफिकेशन करता हूँ, ठीक है। इधर पे देखो ये जो है, ठीक है, इधर पे 1.2 वोल्ट ये जो है ये लोड स्विच से जा रहा है, राइट, 1.2 वोल्ट का। ये अगर आपका DDR4 है तो ही 1.4 होगा, ठीक है। ये VDD-Q का सप्लाई है, ठीक है। रैम का जो कन्वर्शन होता है जो CPU में जाता है, वो VDD-Q का जो सप्लाई है वो 1.2 होगा अगर वो DDR4 है, 1.35 होगा, मैं इधर पे लिख देता हूँ 1.35 वोल्ट इफ DDR3L, ओके। ये है VDD-Q का सप्लाई, ओके, जो रैम से बनता है और CPU के लिए जाता है, ठीक है, लोड स्विच से, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया, इसमें इंपॉर्टेंट हो गया 1.8 वोल्ट ऑलवेज, 1 वोल्ट ऑलवेज, ओके। इसे आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, आपका इधर पे नया एक वोल्टेज इंट्रोडक्शन हुआ है ST का, VCC ST, ठीक है, ये वाला वोल्टेज नया इंट्रोडक्शन हुआ है। और आपका इधर पे VCC IO, ये आपका नया वोल्टेज इंट्रोडक्शन हुआ है। तो नया 2 वोल्टेज आ गया आपका, और ऑलवेज सेक्शन में आपका नया 2 वोल्टेज आ गया, ठीक है, 6th जनरेशन पे। तो 6th जनरेशन मदरबोर्ड आए तो आपको ये पूरा स्टेजेस चेक करना ज़रूरी हो जाता है। हम लोग देखेंगे 7-8 जनरेशन, ओके। 7-8 जनरेशन में हमारा पावर सीक्वेंस सेम होता है, तो इसमें क्या क्या है हम लोग देख लेंगे। इधर पे हमारा मेन 19 वोल्ट है, वो मेन पावर रेल हो सकता है, 13 का मेन पावर रेल हो सकता है, ठीक है। जो सिंपल इसमें भी था वही इधर पे भी है। अभी इधर पे हमारा आ जाता है
3.3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट एलडीओ, और वो एलडीओ का जो कॉन्सेप्ट है सेम है। 3.5 का ऑलवेज सेक्शन, हो सकता है ऑलवेज है, हो सकता है सस्पेंड है, ये भी सेम है। उसके बाद 1 वोल्ट का ऑलवेज, 1.8 वोल्ट का ऑलवेज एंड 1.1 वोल्ट का ऑलवेज, ये आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका बन जाएगा वीपीपी। ये है जो वीपीपी है, ये आफ्टर ट्रिगरिंग बनेगा। तो बिफोर द पावर बटन आपका 3.5 का एलडीओ, 3.5 का ऑलवेज, 1.8 का ऑलवेज, 1.0 वोल्ट का ऑलवेज, ये आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बहुत, बिकॉज 6 जनरेशन से ये आपका सप्लाई इंट्रोडक्शन हुआ है, जो आपको ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद आपका आ जाता है 2.5 वोल्ट, जो है आपका वीपीपी, रैम वीपीपी, ठीक है, ये रैम का सप्लाई होता है। उसके बाद 7 नंबर पिन पे है 1 वोल्ट वीसीसी एसटी, ओके। उसके बाद 1.2 वोल्ट आपका रैम का सप्लाई DDR4 के लिए, इधर से प्योर DDR4 ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। उसके बाद 9 नंबर पे 3 वोल्ट का स्विच से ट्रांसफर होके S0 में जाएगा, 5 वोल्ट का S0 में जाएगा, 1.2 का जाएगा, 1.8 में जाएगा। उसके बाद ये नहीं भाई, इधर पे एक मिसिंग हो गया मेरे से, चलो इंट्रोडक्शन करते हैं। 1.8 के बाद बनेगा हमारा VCC IO, ओके। तो ये बन जाएगा आपका 13 नंबर, ये 14, ये 15, 16, ये 17, ओके। सॉरी, ये मिसिंग हो गया। सो 1.8 के बाद बनेगा VCC IO। VCC IO के बाद बनेगा आपका रैम का हाफ ऑफ द रैम VTT, ओके। उसके बाद आपका VCC SA, उसके बाद CPU कोर, उसके बाद CPU GT, ठीक है। तो ये सप्लाई जो भी है वो इधर से आपका सेम है। देखो ये भी 17 वोल्ट 17 है, ये भी 17 है, बट इसमें क्या डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आया है रैम का, जस्ट रैम का जो सप्लाई है वो उसका डिफरेंस है। इधर पे जो रैम का सप्लाई था वो क्या था आपका DDR3L और 4 के लिए, इधर पे हमारा प्योर DDR4 हो गया, ठीक है। और बाकी सेम ही है, देखो ना 19.3 तो सेम ही होगा ऑलवेज तक। उसके बाद VPB ST, ठीक है, VCC ST। उसके बाद देखो रैम, ये रैम का डिफरेंस। उसके बाद ये 4 का स्विचिंग। उसके बाद IO, ठीक है, 1 वोल्ट का IO, ये 1 वोल्ट का IO। उसके बाद आपका VTT SA, CPU को GT, एग्जैक्टली सेम है, जस्ट DDR3 DDR4 का अंतर है और कुछ नहीं, ओके। अभी आ जाते हैं हमारा 10 एंड 11 जनरेशन में, ठीक है। ये भी सेम होता है 10 एंड 11 जनरेशन, बस इसमें एक थोड़ा सा एक अलग चीज़ आता है, वो थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। सो इधर पे देखो, इधर पे भी मेन 19 वोल्ट का पावर रेल हो सकता है और 13 वोल्ट का पावर रेल हो सकता है। 3.5 का LDO बनेगा, 3.5 का ऑलवेज बनेगा और सस्पेंड बनेगा, वॉटेवर। उसके बाद 1 वोल्ट 1.8 वोल्ट का ऑलवेज, 1 वोल्ट का ऑलवेज, ठीक है, सेम। 2.5 का VPP सेम, 1 वोल्ट का ST सेम, 1.2 वोल्ट का रैम DDR4 के लिए ऑलवेज, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। DDR4 रैम 1.2 वोल्ट। उसके बाद सेम 4 सप्लाई स्विच से ट्रांसफर करेगा, 3, 5, 1.2, 1.8, ये लोड स्विच से ट्रांसफर होके S0 स्टेज में कन्वर्ट होगा। उसके बाद IO सेम है, देखो ना सेम, एग्जैक्टली सेम। उसके बाद 0.6 का VTT, उसके बाद आपका कोर। तो इधर पे क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, ओके, एक से। इधर पे क्या हुआ देखो, इधर पे आपका, इधर पे पहले वाला अगर देखोगे तो रैम के बाद इधर पे आपका चाहिए था VCC SA, ओके, रैम का VTT के बाद। बट इधर पे आपका क्या हुआ, रैम का VTT के बाद डायरेक्ट बन गया कोर, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है। इधर पे भी 1.8 के बाद 1 वोल्ट का, मैंने ये वोल्टेज भी लिख देता हूँ मैं इधर पे, ठीक है, किसी को काम आ जाएगा। ये 1 वोल्ट होता है ऑलवेज VCC IO। VCC IO के बाद बनता था रैम VTT और रैम VTT के बाद बनता था SA, ठीक है, 6 जनरेशन 7 8 जनरेशन में। अब 10 11 जनरेशन में आ गया, ठीक है। इधर पे देखो रैम VTT है, IO है, बट ST नहीं है, ST मिसिंग है, ठीक है, ST हमारा गायब कर दिया गया है, ओके। तो ये इसलिए
इधर 15 है और आपका जीटी सप्लाई नहीं है इस बोर्ड में। सो इस बोर्ड में क्या हुआ, आपका जीटी सप्लाई नहीं रहा, ठीक है। सो जैसा 4th जनरेशन में था, मैं इधर पे लिखा था जीटी सप्लाई नहीं प्रेजेंट है, वही 10th जनरेशन में फिर से आ गया जीटी सप्लाई नहीं प्रेजेंट है। और अगर आप छोटा सा जो एसओसी होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो ये आपको देखना है। ये होता है हमारा अपोलो लेक, जिमनी लेक, वैसा प्रोसेसर छोटा सा, ठीक है। मेरे पास इधर पे तो बहुत सारा बोर्ड है, मैं दिखा सकता हूँ तो अच्छा होता। ये होता है ये, ओके। जो अपोलो लेक, ये अपोलो लेक है, स्मॉल एसओसी स्ट्रक्चर मदरबोर्ड, ओके। ये हम पहचानते हैं ना इसे, तो ये होता है आपका अपोलो लेक, ठीक है। सो ऐसा अगर मदरबोर्ड आए, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर अलग होता है, इसका जो पिन जो आपका वोल्टेज का सीक्वेंस होता है वो अलग होता है। तो मैं इधर पे दिखा देता हूँ वो क्या होता है। इसका 19 वोल्ट का मेन पावर रेल होगा, 3.5 का एलडीओ, 3.5 का कॉयल का वोल्टेज, 1.8 एंड ऑन 1 वोल्ट का ऑलवेज, ये प्रेजेंटेड रहेगा, ठीक है। स्मॉल एसओसी स्ट्रक्चर में इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, ये क्या लिखा है मैं बाद में बताता हूँ। 1.5 वोल्ट का S3 स्टेज में बनेगा रैम का, और इसमें भी हमें देखने को मिलता है DDR3L, तो DDR3 और DDR3L दोनों ही मिलेगा। L के लिए 1.35 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद 3-5 लोड स्विच से ट्रांसफर होगा, 1.5 वोल्ट लोड स्विच से ट्रांसफर होगा। अभी 1.5 वोल्ट जो है वो लोड स्विच से ट्रांसफर होगा इफ़ DDR3 है, इफ़ DDR3L है DDR3L तो 1.35 वोल्ट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, CPU के लिए। उसके बाद ये हाफ ऑफ द रैम मिलेगा, 0.75 और 0.67, हाफ ऑफ द रैम, उसके बाद कोर, उसके बाद GT, ठीक है। ये आपका सप्लाई हो जाता है ये स्मॉल एसओसी मदरबोर्ड के लिए, ठीक है, ये स्मॉल एसओसी। अभी इधर पे एक चीज़ अब देखो, मैंने इधर पे एक चीज़ लिखा है, वो है TXE रीजियन। ये होता है एक्चुअली, मैंने क्या बोला इधर पे, पहले मैं दिखा देता हूँ। इधर पे मैंने क्या बोला था, 1st to 5th जनरेशन होगा एमी रीजियन, उसके बाद 6 to 12 जनरेशन होगा आपका CSM रीजियन, ओके। अगर आपका स्मॉल एसओसी मदरबोर्ड है तो उसमें आपको एमी और CSM नहीं मिलेगा, उसका जो फैमिली है वो चेंज हो जाता है। इसका फैमिली, इसे बोला जाता है फैमिली, एमी फैमिली, CSM फैमिली, इसे बोला जाएगा TXE फैमिली। TXE के फैमिली में वो होता है, अपोलो लोक में हमें देखने को मिलता है 3, माने ये है जो ये नंबर है ना, ये जो नंबर है 6 to 10, 11 to 16, ये है वर्शन, ओके। तो इसमें हमें मिलेगा 3 और 3.1, अपोलो लेक के लिए, जिमनी लेक के लिए मिलेगा 4, ओके। सो ये एकदम 0 से स्टार्ट होके 4 तक जाता है फाइनली, ओके। और ये इसका पावर डायग्राम है, ठीक है। सो ये हो गया आपका पूरा लैपटॉप का जो भी पावर सप्लाई सीक्वेंस है उसका पूरा डिटेल्स, ओके। इधर पे मैंने जो मिस्टेक किया, मैं पहला मिस्टेक ये था, ओके, जो रैम भी TT मैंने मिस कर दिया सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन में, इसे आपको ध्यान रखना है, मेरे तरह गलती मत करना। और आपको ध्यान रखना है ये 7 and 8 जनरेशन में आपको ज़रूर ध्यान रखना है, VCC IO बनेगा 1.8 का कन्वर्शन के बाद, VCC IO, उसके बाद आपका 0.06 का बनेगा रैम का VTT, ओके। और उसके बाद ये भी सेम, ये भी सेम। तो मैंने वो 2 पॉइंट पे मेरा थोड़ा सा गलती हो गया, एनीवे देखकर ही पता चल गया, जो एक सप्लाई मिसिंग हो गया। सो एनीवे यही था आज का वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। इसका पूरा PDF मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप उधर से डाउनलोड करके आपके पास रखिए। जब भी आपके पास कोई भी केस आए ज़रूर इसका हेल्प से रिपेयर कर सकते हो आप, और इसे आप ध्यान में भी रख सकते हैं, बिकॉज ऑल द टाइम ये इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में नहीं रहेगा, राइट। सो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, आपका ही काम आ जाएगा, ठीक है।
तो थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहूँगा आप लोगों के लिए। और इसमें मैंने तो ये लैपटॉप का भी कर दिया, डेस्कटॉप का भी कर दिया। तो वोल्टेज सीक्वेंस के बारे में अगर कोई भी क्वेरी रहा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करना, ठीक है? मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू गाइस। अभी वीडियो क्लोज करते हैं और कोई नए वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।